पीरियड स्टार्ट होते थे, पहले देखा जाता था 14-15 ईयर्स तक स्टार्ट हो रहे हैं, बट आजकल हम देख रहे हैं 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड। अब सपोज कोई कपल आता ही 38-40 की एज ग्रुप में बच्चा करने के लिए, दे विल रिक्वायर मोस्टली IVF बिकॉज अभी बहुत टाइम निकाल दिया। अब सपोज किसी को थैलेसीमिया है और अगर वो थैलेसीमिक माइनर है और उसकी शादी भी थैलेसीमिक माइनर से हो रही है, तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का 25% रिस्क है। लड़कों की प्रॉब्लम्स में मास्टरबेशन से बढ़ती है, काउंट कम होता है डेफिनेटली, उनको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं। आई थिंक एंजाइटी इश्यूज बहुत आ जाते हैं ऐसे बॉयज़ को, जो देन दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैम एक बार आप प्लीज़ PCOS और PCOD थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझा दीजिए क्या होता है। जैसे सिम्टम की गल करिए, गर्ल्स दे विच या लेडीज़ दे विच इन पीरियड आएगा ही नहीं, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तीसरा, इन्होंने प्रेगनेंसी नहीं रुकती, इनफर्टिलिटी जिन्होंने कहते हैं वो रुकती नहीं। पिंडा च स्पैशली ओल्ड लेडीज़ ने, बुजुर्ग औरतां ने 6-6 महीने पीरियड नहीं आया, उस तो बाद पीरियड आ गया, फिर 2 महीने आया, फिर नहीं आया, जे अगे जाके इदा भी हो रहा, ये भी ठीक नहीं है। या किसी नू इंटरकोर्स दे वाल टाइम ब्लीडिंग हो रही है, ये सारा कुछ कैंसर दे वाल सानू वो कर रहा है, तो सानू चेकअप जरूर कराना चाहिए, टेस्ट जरूर कराना चाहिए। लड़कियों को क्या इफेक्ट होता है मैम वेपिंग का? एग क्वालिटी विल गो वेरी बैड। जो फिर अब प्रेगनेंसी करना चाहते हो, फिर उस टाइम प्रेगनेंसी रुकनी नहीं है। इन्नी हैवी अल्कोहल लेने या स्मोकिंग या ड्रग्स, नशा स्पेशली पंजाब च, इट इज़ डिप्लीटिंग जो क्वालिटी ऑफ एग या सीमन या फ्री एम्ब्रियो वाली सारी क्वालिटी फेल कर रहा है, इसलिए सारे रिजल्ट्स भी नहीं आते। फिर PCOS और PCOD पूरी तरह से क्योर हो सकता है मैम? हाँ जी 100%। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने AK टॉक शो के ऊपर। हर बार की तरह नया मेहमान, नया गेस्ट, नया तजर्बा। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवानी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आज इनके साथ चर्चा करेंगे वुमेन हेल्थ के ऊपर। और मैं सीधा टाइम वेस्ट ना करता हुआ स्वागत करता हूँ। स्वागत है मैम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच अनमोल जी। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो पहले हमें इन शॉर्ट फटाफट इंट्रो दे दीजिए कि ये कौन होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। बिल्कुल। सो गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली पुराने ज़माने में लेडी डॉक्टर बोलते थे। सो गायनेकोलॉजिस्ट इज़ अ लेडी डॉक्टर जो पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक शुरू से, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनार्की, जब से एक लेडी या एक यंग गर्ल मेंसेस स्टार्ट करती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, टिल शी रिप्रोड्यूसेस, टिल शी लैंड्स अप इन मेनोपॉज, तो ये सारा हम डील करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली लेडी डॉक्टर और अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। तो जो भी आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी एजुकेशन है, तो उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को जरूर जागरूक करें। सबसे पहला सवाल कि एक सही एज क्या होती है एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाने की? अगर हम एक टीनेज गर्ल की बात कर रहे हैं, यंग गर्ल्स की बात कर रहे हैं, आजकल मिनार्की मींस जो पीरियड स्टार्ट होते थे, पहले देखा जाता था 14-15 ईयर्स तक स्टार्ट हो रहे हैं, बट आजकल हम देख रहे हैं 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के बच्चे भी मेंसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। सो इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट फॉर देम, पहली बार पीरियड्स आ रहे हैं लाइफ में। तो एक यंग गर्ल के लिए, जब उसकी मदर उसको अच्छी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि पीरियड्स क्या होते हैं, ये एनाटमी है बेसिकली, इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंज। सो एक गायनेकोलॉजिस्ट कैन एक्सप्लेन इन अ वे बेटर कि एक्चुअली बॉडी में चेंजेस क्या आ रही हैं, प्यूबर्टल चेंजेस आ रही हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं। सो बेसिकली स्कूल गोइंग गर्ल्स अगर हमारे पास आती हैं, व्हाट वी जनरली इन OPD सी इज दे हैव वेरी पेनफुल मेंसेस, दे आर नॉट ओपन अबाउट इट। अभी भी इनफैक्ट स्कूल ने भी इतना इनिशिएटिव लिया है कि मेंसेस के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात की जाए। सिमिलरली अगर कोई OPD में टीनेज लड़की आती है, तो उसको सबसे बड़ा एम्फेसिस हमारे लिए होता है उसको बताना ये कंसेप्ट क्या है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हैं, तो वी रिक्वायर सम टेस्ट, सम अल्ट्रासाउंड्स, क्या प्रॉब्लम है, कोई अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पेन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले हर ब्लाइंडली एवरीबडी वाज गिविंग मेफ्टाल्स पास, पेट में दर्द हुआ, मेंसेस आए हुए हैं, मेफ्टाल्स पास। आजकल इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट इज़ अ बैंड ड्रग। तो अगर किसी को भी मेंसेस के टाइम ज़्यादा पेन महसूस होती है, उसको अपने गायनेक को ज़रूर मिलना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम मिडिल एज ग्रुप में, लाइक आजकल शादी लेट हो रही है या कुछ लोग बच्चा ही नहीं करना चाहते, एंड देन दे लैंड अप इन इनफर्टिलिटी समवेयर। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है, शादी है नॉर्मल, देन तो एवरीबडी नोज कि उनको एक लेडी डॉक्टर को मिलना है फॉर देयर ऑब्स्टेटिकल, फॉर देयर डिलीवरी पर्पस। बट इस एज ग्रुप में बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस, स्पेशली डिलेड मैरिज आई वुड से, या स्ट्रेस के कारण प्रेगनेंसी ना हो रही हो, इनफर्टिलिटी का इशू हो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द डॉक्टर पहले मतलब जल्दी अगर मिल लेते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। अब सपोज कोई कपल आता ही 38-40 की एज ग्रुप में बच्चा करने के लिए, दे विल रिक्वायर मोस्टली IVF बिकॉज अभी बहुत टाइम निकाल दिया। सो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लेटर डिस्कस कर सकते हैं, लाइक एग फ्रीजिंग, सीमन फ्रीजिंग। एंड उसके बाद द थर्ड कैटेगरी आती है, वो आती है मेनोपॉजल लेडी।
उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी में, लाइक हार्मोनल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज, विच एक बार गायनेक को मिलना चाहिए। इसके बीच में जब एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कुछ टेस्ट आते हैं जैसे कि पैप स्मेयर, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बिकॉज ब्रेस्ट और कैंसर और सर्वाइकल कैंसर काफ़ी कॉमन है। सो इनको एड्रेस करने के लिए वैक्सीन्स आई हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हैं जो लोगों को नहीं पता, जो ज़रूर हर लेडी को इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 12 टिल द एज ऑफ 45, तो ये वैक्सीन देनी बहुत ज़रूरी है। पैप स्मेयर टेस्ट आया है टू डिटेक्ट बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जल्दी डायग्नोज करने के लिए। किसी को ब्रेस्ट में लंप फील हो रहा है या पेन फील हो रहा है तो मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराएं। सो ऑल दीज थिंग्स ये रिक्वायर रेगुलर फॉलोअप। सो ऐसा नहीं है कि जैसे हम एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत दर्द हुआ तभी जाना है, नो, इट इज़ आई बिलीव प्यूबर्टल में अगर कुछ प्रॉब्लम है एक यंग लड़की को, दे शुड नॉट बी ashamed of going to a gynecologist. And आजकल people have changed, society काफ़ी change हो गई है. So there are young girls walking in and there are people openly talking about infertility या प्रेगनेंसी नहीं हो रही. सो आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है. काफ़ी मूवीज़ बनाई गई हैं. बेसिकली एवरीथिंग इज़ अर्ली डिटेक्शन, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे कोई भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर है. सो अगर हर चीज़ टाइम पे डायग्नोज की जाए तो आई थिंक ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेटर हैं. मैंने अभी तक ना मैम 140 पॉडकास्ट कर लिए, पर मुझे आज महसूस हो रहा है कि इस पॉडकास्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी. क्योंकि वो जो आपने बात बोली ना कि शाइनेस, ये टॉपिक्स कभी डिस्कस ही नहीं हुए. जैसे आपने बोला कि मदर्स डिस्कस ही नहीं कर पाती अपनी बेटियों के साथ, तो मुझे लगा कि पॉडकास्ट आज घर घर में पहुंच रहा है, तो लोग सुन भी रहे हैं. और शायद डायरेक्टली बात करने की जगह चाहे छुप छुप के सारे ये पॉडकास्ट सुने, बट मेरे को बड़ा आज अच्छा लग रहा है कि आप अपनी नॉलेज और आप शेयर कर रहे हो बीइंग अ डॉक्टर. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे एज कौन सी है जिस एज में एक गायनी को डॉक्टर मिलना, मतलब एक गायनी डॉक्टर को मिलना चाहिए? व्हाट इज द राइट एज? अगर हम एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, इट इज समवेयर अराउंड 21 to 35, 38 तक, जब तक लोग नॉर्मली एक प्रेगनेंसी होने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं. अब इसमें दो चीज़ें हैं. कुछ लोग जो नेचुरली कंसीव कर गए हैं, अभी भी कुछ लोगों में, पिंडों में स्पेशली, देयर इज़ अ कंसेप्ट कि दाई आके डिलीवरी करे. आई बिलीव नो, यू शुड बी इन अ सेफ हैंड. आई मीन कोई MD डॉक्टर गायनी, MS गायनी, एटलीस्ट एक अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पे अब तो सरकार ने कितनी इनिशिएटिव लिए हैं, सेफ डिलीवरी. कई जगह तो बिल्कुल फ्री पैकेजेस हैं डिलीवरी के, लाइक CMC और सम चैरिटेबल हॉस्पिटल, बट एटलीस्ट देयर इज़ अ MD डॉक्टर. कई लोग दाइयों के हाथ से आके घर पे डिलीवरियाँ कराने, विच इज़ टोटली अनएथिकल. इसमें आप बच्चे को और माँ को दोनों को रिस्क पे ला रहे हो. तो ये तो होगी. सेकेंड, जब भी आप अपना पीरियड मिस करते हैं तो आपको एक गायनेक को मिलना चाहिए, बिकॉज वो आपको टाइम बताते हैं कि कब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होनी है, कब बच्चे की हार्ट बीट डायग्नोज करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी जल्दी डायग्नोज करने इंपॉर्टेंट है. फिर थर्ड कैटेगरी आती है इनफर्टाइल फीमेल में, जहाँ बच्चे हो नहीं रहे. वहाँ पे भी लोग होम्योपैथिक, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट, बट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि एक सिस्टमैटिक वे से अगर पेशेंट को समझाया जाए, बिकॉज IVF इज़ द लास्ट रिजॉर्ट. उससे पहले हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर, उसके बाद मेडिसिन, ओवुलेशन इंडक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें हम ड्रग्स डालते हैं पेशेंट को, दवाइयाँ डालते हैं जिससे अच्छा ओवुलेट करे पेशेंट. थर्ड स्टेप आता है IUI, और लास्ट रिजॉर्ट आता है हमारे पास IVF. तो ये इसके लिए भी पेशेंट को दे शुड सी कि मैंने कब प्रेगनेंसी प्लान करनी है. इनफैक्ट अब तो अनमोल जी, शादियों से पहले भी पेशेंट्स आर कमिंग फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताना चाहूँगी सोसाइटी को. ये क्या होता है? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मतलब होता है, जैसे सपोज आपका, इवन इफ इट इज़ अरेंज्ड मैरिज और अ लव मैरिज, द कपल वॉक्स इन द OPD एंड वो डिस्कस करते हैं. सपोज एक लड़के को बहुत सिवियर डायबिटीज़ है, उसका HbA1c, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, या कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, या थैलेसीमिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी यंगर एज ग्रुप में. अब सपोज किसी को थैलेसीमिया है, और अगर वो थैलेसीमिक माइनर है और उसकी शादी भी थैलेसेमिक माइनर से हो रही है, तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का 25% रिस्क है. सो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम दोनों को डायग्नोस बताते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ, इफ़ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी देन इट इज़ ओके. बट कितने लोग आते हैं OPD में कि अभी शादी हुई और अभी बच्चा हो गया, अभी वी आर नॉट रेडी मैम, अबॉर्ट कर दीजिए. नहीं, मैं उनको कितना समझाती हूँ कि ये तो एक गिफ्ट है नेचर का. आप क्यों अबॉर्शन, अभी हम सेटल नहीं है, अभी जी असी विदेश जाना है, असी कैनेडा सेटल होना है, ये बहुत बड़ी मिथ है.
सो या तो इफ़ यू आर नॉट रेडी डू नॉट प्लान ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਯੂਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੌਂਡਮਸ, ਓਰਲ ਕੌਂਡਮ, देयर आर ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਰ ਨॉट ਰੈਡੀ, ਦੇ ਸੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 35, ਦ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ 38-40 ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਚ IVF 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਐਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਦੇਅਰ ਗਾਇਨੈਕ ਔਰ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਮਬਰੀਓ ਫਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਐਟ 40 ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਬਰੀਓ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਸ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੀ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। all the Google lady employees, they have option for egg freezing, which is done free of cost, because ਬਾਹਰ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਮੈਰਿਜ ਹੀ 35 ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 35 ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕਿਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੇਫ ਹੈ ਮੈਮ? ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਸੇਫ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀ IVF ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦੀ ਓਵਰੀਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਡਲ ਪਾ ਕੇ ਵਜਾਈਨਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਗਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਬ 'ਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੋਜ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 10-15 ਈਅਰਸ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਐਗ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ। It is for both men and women? Yes, men ਲਈ we do semen freezing, ladies ਲਈ ਜੋ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ egg freezing, but if there is a couple, they are happily married and but just ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, then we go for embryo freezing, means ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ egg ਤੇ ਸੀਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ embryo ਅਸੀਂ freeze ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ later date ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੇਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਯੂਟਰਸ 'ਚ। ਮੈਮ IVF ਸੈਂਟਰਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 21 ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 23-24 ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਕਿਡ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਲੇਟ ਬੱਚਾ, 2 ਆਪਸ਼ਨਸ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਓਪਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਜੌਬ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਐਲਕੋਹਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਮਨ ਕਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ, ਨਸ਼ਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਲੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਗ ਜਾਂ ਸੀਮਨ ਜਾਂ ਫਰੀ ਐਮਬਰੀਓ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਾ ਇਹ ਫੀਲ ਮੈਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਔਫ ਲੱਗ ਗਈ 60-70, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਬਗਾਨਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ। ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ PCOD, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ PCOD ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੂਮਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ PCOD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਿਫੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਘਟਾਓ। ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਡਾਈਟਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਟ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਉਰਡ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉनको ਸਮਝਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर योर ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ। ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। I understand this happens, you know. I feel because you know being a doctor also ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ we are the role models, you know. ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ we are not body shaming you, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਟੀਨੇਜ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਡਮ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਟੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਤੇ ਪਿਜ਼ਾ ਹਟ ਤੇ 버ਗਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਦੇਰ ਆਰ ਹੈਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨॉन ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई थिंक बाहरों तो खाने नाल तो घर वाला पिन्निया इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क। मैम एक बार आप प्लीज़ PCOS और PCOD थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझा दीजिए, क्या होता है? सो PCOD और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको हम बोलते हैं, इसमें बेसिकली एज आई सेड एक ट्रायंगल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओबेसिटी भी होनी, मोटापा आना है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ईवन इफ योर डाइट इज ओके एंड दैट इज ओके। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪਰ ਐਂਡਰੋਜੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਤੇ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਟਾਈਪਸ ਪੈਟਰਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ PCOD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ FSH, LH, DHEA, ਡਾਈਹਾਈਡਰੋ ਐਪੀਐਂਡੋਸਟੇਰੋਨ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मैम जो ये कंडीशन होती है, इसका ट्रीटमेंट कितनी देर तक हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है? क्या इसका ट्रीटमेंट है प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल है जी। इरेगुलर पीरियड के लिए तो हम बेसिकली पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डालते हैं फॉर सम टाइम, सो दैट उन्होंने पीरियड्स रेगुलर हो जान। एंड जे असी फिर काफ़ी केसेस ने जिहदे विच सानू लैप्रोस्कोपिकली दूरबीन राही ड्रिलिंग करनी पैंदी है ओवरी दी, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੀਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਲਡ ਡਰੱਗਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਊਬਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਮਨ ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ IVF ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ड्यूरेशन क्या होती है मैम इस ट्रीटमेंट की ठीक होने की? कितना टाइम लग जाता है इस प्रॉब्लम? एज वी डिस्कस्ड अर्लीयर, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪਿਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ੇਜ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ योर ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਫਿਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ। आई वुड से कि जे तुसी फिट हो तो मेडिसिन्स घट ने, जे तुसी मोटापा नाल कंटिन्यू करना है फिर ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। मैम आप बहुत नॉन डॉक्टर हो हमारे टाउन के, तो बताइए कि कितने केस आजकल, कौन सी प्रॉब्लम के केस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन गर्ल्स वुमेंस में? कौन सी गर्ल्स में अगर हम यंगर एज ग्रुप में बात कर रहे हैं, देन पेनफुल पीरियड्स, पेन सेंसिटिविटी या कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कुड़ी नूं, जिद्दां बहुत ज़्यादा पेन हो रही है जी पीरियड्स दे वेले, देन वी डायग्नोज, वी डू टेस्ट एंड एज आई टोल्ड यू अर्लीयर। बट जे मिडल एज ग्रुप है, मैं सब तो ज़्यादा इनफर्टिलिटी देख रही हूँ, बिकॉज इन्नियां ज़्यादा प्रॉब्लम्स ने अनमोल जी, लाइक फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD, मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ गूगल हैज़ एटलीस्ट ईवन इफ अ नॉन मैडिकल पर्सन जो आंदा है OPD 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੀਚ ਅਸ, ਵੈਨ ਦੇ ਰੀਚ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। PCOS और PCOD पूरी तरह से क्योर हो सकता है मैम? हाँ जी 100% तो नहीं कह सकते, बट वंस यू फिनिश योर फैमिली, आई मीन कंप्लीटेड योर फैमिली, दैन पीरियड्स ऑटोमैटिकली कई बार रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। वो सानू फॉलो अप तो रखना पैंदा पेशेंट। जे असी पेशेंट मतलब ਉਹਦੀ लाइफस्टाइल चेंजेस वधिया हो गए ने, कई बार बिल्कुल ठीक हो जाते पेशेंट ਨੂੰ, कोई हार्मोन की ट्रीटमेंट नहीं लेनी पैंदी। आप क्या हमें हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि जो वुमेन इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, वो अपना ध्यान कैसे डाइट में, मेंटली या फिजिकली हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले इदा दी लेडीज़ नू अपनी हेल्थ नू बहुत इंपॉर्टेंट लेना चाहिए। दे हैव टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई या हाई प्रोटीन डाइट आ गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग चर्चा में आई डू इट,
I do it. I would not say it is not safe. I think 16:8 window या I do it daily. मैनू तो I feel it healthy. You know, your body, तो body नू rest देने दा भी time है. You know, so I am very do happy. It and it is, I think कि it बहुत works अच्छा. wonders. Definitely. I even मैं तो एक study भी पढ़ी सी कि जो cancer patients होंदे हैं. मैं I think श्री रवि दी study सी कि जो cancer patients होंदे हैं, जो intermittent fasting ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं, cancer cells भी हौले they don't grow. So I am not very sure कि कितनी study वो आगे देखी गई है, बट इट रियली हेल्प्स. स्पेशली मैं तो PCOD पेशेंट्स हूँ, व्हेन आई एम काउंसलिंग देम फॉर डाइट, दे शुड बी अ हाई प्रोटीन डाइट लाइन, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, वॉक विच इज़ वेरी गुड. एटलीस्ट 3 तो 4 तो 5 किलोमीटर अपना वॉक डेली होनी चाहिए. जिम ज़रूर करना चाहिए. हाई प्रोटीन डाइट लेन, फ्रूट्स एड ऑन करन, यू नो, नॉट मिठा फ्रूट्स. इफ जो कोई वेट लॉस कर रहे हैं, वी वुड नॉट एडवाइज गो एंड ईट मैंगोज. पपाया खाओ, वाटरमेलन खाओ, सीजनल फ्रूट, ऑन एंड ऑफ मैंगो इज़ ओके, बट डाइट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, गो एंड डिस्कस विद डॉक्टर. कई बार अपन ना लोकल लोगों को पूछ के अच्छा इदा ए ले लो, ए कर लो, वो नहीं करना चाहिए. सो यू शुड नॉट इग्नोर योर हेल्थ. घर में बुजुर्ग बैठे हैं मैम, जो हमें देसी रेमेडीज बताते थे कि हमारे बुजुर्ग ये बताते थे, ये कर लो, ये कर लो, कॉफ़ी मत पियो, PCOD है, ऐसा पियो. हाँ, वो तो दैट कैन नॉट स्टॉप एक्चुअली. बट ठीक है, कुछ बातें उनकी भी ठीक है, दे आर एक्सपीरियंस्ड अपने से. बट मेरे को लग रहा है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. जिद्दां आप पहला गल की थी कि जे चीज़, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट मैम, फिजिकल और मेंटल हेल्थ? बोथ एब्सोल्युटली बोथ. बिकॉज सी आजकल जो इनफर्टाइल पेशेंट आते हैं, दे आर सो इमोशनली ड्रेन्ड. पहला तो वो किन्ने सारे सेंटर्स से जाके तुहाडे कोल आ रहे हैं, है ना. दैन आई एम श्योर इन-लॉज ਦਾ स्ट्रैस है, फैमिली फ्रेंड्स, इन्ना ज़्यादा मेंटल स्ट्रैस है कि बाय द टाइम आई थिंक द लेडी, बट दिस इज़ नॉट ओनली टू द लेडीज़, मैन भी उन्ने ही स्ट्रैसफुल ने. जे आप गल करिए, कई बार आप IVF प्रोसीजर ਲਈ पेशेंट लेता ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सो वी नीड सीमन सैंपल लेना ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ. कई बार द पेशेंट दे ही नहीं पाਉਂਦਾ क्योंकि ਉਹ ਇੰਨਾ स्ट्रैसफुल ਹੁੰਦਾ है, बिकॉज ही जस्ट कैनॉट. दैन वी उन्होंने केसेस च असी पहला सीमन फ्रीजिंग करके रखते हैं, काउंसलिंग करके रखते हैं. बिकॉज जिन्नी फीमेल स्ट्रैसड है, उन्ना ही मेल स्ट्रैसड है. बिकॉज दोनों दे यू नो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल ने, एक ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ. ਮੈਂ ਵੈਨਐਵਰ ਆਈ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਨੀ IVF ਔਰ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਫੀਮੇਲ ਕੱਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲ ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ पेशेंट, देन आई टेल देम फाइल थोड़ी पई है, तुसी कल आ जाओ, परसों, दोनों इकट्ठे आओ. बिकॉज दोनों की काउंसलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. IVF भी बता दो मैम, IVF क्या होता है इन लेमन लैंग्वेज? लेमन लैंग्वेज में IVF उन लेडीज़ को ज़रूरत पड़ती है जिनका सीमन काउंट 0 है. मेल्स की बात करें, सीमन काउंट 0 है, या ट्यूबे लेडीज़ में ब्लॉक्ड हैं, या PCOD हाई कैटेगरी का है कि नहीं प्रेगनेंसी हो रही नॉर्मल दवाइयों से, या फिर किसी को रसौलियाँ है, एंडोमेट्रियोसिस है जिहदे विच हार्मोन्स ठीक काम नहीं कर रहे, या फिर साडा ओवेरियन रिजर्व खत्म हो चुका है. इन्हां केसिस च असी IVF राही बच्चा कर सकते. हुण साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है. सो IVF इज़ गिविंग होप टू पीपल जिन्हां दे यू नो मेरे कोल पेशेंट्स आंदे 18 साल तो 20 साल तो बच्चे नहीं हुए. बट हुण येस, ART दी रेगुलेशनस आ गई. ARTs आर लॉ आया नवा, जिहदे विच असी विमेन दी एज ते मैन दी एज, दोनों की कंबाइंड एज शुड नॉट क्रॉस 100. मतलब पहला असी 50+ मीनोपॉजल पेशेंट्स च भी IVF करते सी. हुण जे लेडी दी एज 50 क्रॉस कर गई है तो मैन 55, असी IVF नहीं कर सकते. मतलब 50 के बाद नहीं कर सकते? नहीं, हुण नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे. प्लस हुण सिंगल लेडी नू IVF अलाउड है. अ सिंगल लेडी कैन ऑप्ट फॉर IVF एंड हैव अ बेबी. मतलब एक सिंगल लेडी अपना बच्चा कर सकती है. सिंगल मैन ਹੁਣ अपना पहला अलाउड सी, जिद्दां ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, तो पहला उस चीज़ां अलाउड सी. ਹੁਣ सिंगल मैन कैन नॉट गो फॉर IVF. ਇਹ लॉ ਹੈ ਸਾਡਾ. ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਮੇਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ, ਫੀਮੇਲ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਵੇਪ, ਐਲਕੋਹਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਜਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਫਿਟ, ਆਈ ਐਮ श्योर यू मस्ट हैव सीन जो जिम जा रहा है उस आजकल वे प्रोटीन. मेरे जिम में मैम वो सच में वो बोर्ड लगा दिया उन्होंने. मेरे को स्मोकिंग से बहुत नफरत है, मैं खुद भी नहीं कभी करता और मैं साथ वाले को भी बर्दाश्त नहीं करता. पर मैंने जिम में देखा, वहाँ पर बोर्ड लग गया कि वेप्स आर नॉट अलाउड इन द जिम. तो मैं हैरान था कि लोग जिम करते करते भी वेप यूज़ कर रहे हैं. बहुत आई थिंक द सोसाइटी नीड्स टू चेंज. आपने आई एम श्योर न्यूज़ देखी होगी आपने कि स्कूल में बैग्स में 8th 9th 10th के बच्चों को वेप मिल रही है. आई थिंक आई डोंट नो सोसाइटी किहड़े वाल फ्रंट जा रही है. आप इनू अर्ली मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं या कितने, यू नो, लंग कैंसर एंड पैसिव स्मोकिंग, इनफर्टिलिटी, जे आप गायनी की ही गल कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड.
ये सारा कुछ इफेक्ट कर रहा है, अपनी एग क्वालिटी, अपनी सीमन क्वालिटी, सब कुछ इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल है मैम, पता नहीं है ऑफेंड ना हो जाए लोग। जैसे हम भी एक एनजीओ चलाते हैं, तो हमारी एनजीओ में ना जब भी पेशेंट्स आते हैं, एक तो पेशेंट होता है जो मजबूर हो गया, जैसे लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, उनका तो चलो ट्रीटमेंट बनता है। पर जो लोग ये खुद सिगरेट पीकर, वेव्स पी कर कैंसर कर रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर इनके ऊपर अपनी पढ़ाई और दिमाग लगा रहा है, क्या इनका डिपार्टमेंट अलग नहीं बन जाना चाहिए कि यार आप लोगों ने तो खुद मोल ली है ये मतलब बीमारी, तब छोड़ते हैं ना जब हाई स्टेज ऑफ कैंसर। पर डॉक्टर का कितना दिमाग लगता है मैम एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मतलब माउथ कैंसर हो गया, निकला हुआ स्किन और वो रो रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि जब सिगरेट पीते थे तब नहीं महसूस होता? हाँ, तंबाकू से, सिगरेट से, तो ऐसे ही वेप से भी मैम कैंसर के चांसेस डेफिनेटली 100%। ये जानते हुए भी लोग कैसे करते हैं? आई डोंट नो, सब अपनी लाइफ दे आर पुटिंग इन ड्रेन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ। आई थिंक द यूथ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਪਰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ है। लड़कियों को क्या इफेक्ट होता है मैम वेपिंग का? एग क्वालिटी विल गो वेरी बैड। जो फिर आप प्रेगनेंसी करना चाहते हो, फिर उस टाइम प्रेगनेंसी रुकनी नहीं है। क्वालिटी ऑफ एग इन्ना सी IVF विल नॉट गिव यू 100% सक्सैस रेट कि आप 100% IVF कराया तो असी प्रेगनेंट हो जाते। क्वालिटी ऑफ एग इज़ सो बैड कि वो एम्ब्रियो ही नहीं वधिया बनता, या नंबर ऑफ एग्स बहुत कम हो गए, ओवेरियन रिजर्व बहुत घट हो गया। से विमेन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेपिंग एक साइड, बट बाकी चीज़ें लाइक विटामिन D सप्लीमेंटेशन, ओमेगा एसिड, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। मैम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडियंस का ये है कि PCOS प्रॉब्लम के साथ भी लेडीज़ कंसीव कर सकती हैं? बिल्कुल 100% कर सकती हैं। वो कितने % चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे? हर पेशेंट को IVF नहीं चाहिए। एज मैंने पहले भी बताया, हर PCOD पेशेंट को IVF नहीं चाहिए। वो दवाइयों से, बट राइट डायग्नोसिस, 3 चीज़ां इंपॉर्टेंट ने। जो तुहाडा सीमन काउंट ठीक है, तुहाडी ट्यूब्स ठीक ने, ते ओव्यूलेट कर रहे हो विद ड्रग्स, फिर PCOD पेशेंट नैचुरली भी कंसीव कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है IUI, तो सब तो ऊपर ऑप्शन है IVF। मैम जब एक लड़की की शादी नहीं होती तो एक भाई होता है घर पे, एक फादर होता है ना, मदर होती है उसकी, जिन्होंने उसको जन्म दिया, उसके साथ रहे हैं, वो तो उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कि वो जब भी हेल्थ इशू से गुजर रही है। पर आफ्टर मैरिज आपको क्या लगता है, जो आफ्टर मैरिज आपके पास केस आते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें वो बेचारी हेल्पलेस हो कि ना हस्बैंड के पास टाइम, ना दूसरे घर आना, ये वो? सब देखो मिक्स्ड क्राउड है जी अनमोल जी। इट इज़, कई बार हम अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट कर रहे होते हैं तो अंदर बताती है, मैम मेरी मदर इन लॉ को ये बता देना, मैम उनको बोलना मुझे बेड रेस्ट बोल दें। सो ये चीज़ें तो, बट देर आर फ्यू मदर इन लॉज हु आर एब्सेंट। मैं 2 पार्ट्स ऑफ सोसाइटी देख रही हूँ अभी। पहले एक था कि हम एक, वी कैन नॉट, हर मदर इन लॉ इज़ नॉट बैड, और कई तो इतनी ओपन है अपनी, मतलब वो पता ही नहीं चलता, मुझे पूछना पड़ता है आपकी मदर है कि मदर इन लॉ है। सम मदर इन लॉज आर सो गुड, बट आई थिंक डेफिनेटली जब इनिशियली जस्ट आफ्टर मैरिज थोड़ा सा एक लेडी, देयर इज़ अ हिच, यू नो, अपने हस्बैंड को ओपन अप हो रही है, वो अपने रिलेटिव्स को ओपन अप हो रही है, फिर इमीडिएटली 2 महीने शादी को हुए, गुड न्यूज़ कब आ रही है? तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं पेशेंट को, लेडी को क्या कर रही हैं, स्ट्रेस दे रही है। अब वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करते करते फिर एक बहुत बड़ी मिथ है, व्हेन दे कम, ये चाहिए प्रॉब्लम है। ये मैं पूछने लगा था। हाँ। कि पिछले जमाने में नहीं होता था कि एक शादी से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर ली, बिल्कुल, पर प्रॉब्लम तो लड़के में है। ये साइंस ने क्लियर किया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लेडी अकेले इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ, है ना। तो आई थिंक जब, एंड देयर इज़ अ रिलक्टेंस, जब असी हस्बैंड को कहते ना सीमन एनालिसिस करा लो, मैं करा लाँगा मैडम, इदा करा लाँगे, इदा नहीं होता। एंड दे फील कि सारी प्रॉब्लम लेडीज़ ਨੂੰ ਹੀ आनी है, हस्बैंड का या मेल का कुछ सीमन से इफेक्ट ही नहीं होना है। सो ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हैगी सोसाइटी। जैसे मैम आप IVF भी करते हो तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किस में आती हैं, लेडीज़? दोनों 50-50, मतलब डिपेंड्स अपॉन, देखो एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर क्यों प्रेगनेंसी इतनी देर से क्यों नहीं प्लान की। आई थिंक राइट ट्रीटमेंट अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ਹੁਣ बहुत यंग पेशेंट्स लाइक 26-28 भी आके IVF कराते, जिन्होंने पता है मेरा ये है मैडम, सीधा IVF, वी डोंट इवन हैव टू काउंसल, बिकॉज एक्चुअली राइट अप्रोच इज़ IVF। कई पेशेंट्स इन्ना घुमा के दवाइयाँ, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पंडितां दे कोल जा के, देखो फेथ इज़ इंपॉर्टेंट। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ फेथ, आई बिलीव इन फेथ इन पेशेंट्स, बट आई थिंक एक ट्रीटमेंट पैटर्न भी पता होना चाहिए कि कितने असी अपने आप को, अपने केस में लेके जा रहे हैं। सो इफ़ यू हैव ट्राइड, देखो 5-6 महीने हो गए दवाइयाँ खा के कोई हेल्प नहीं हो रही, IUI 2-3 तो ऊपर IVF बुक्स भी कहती हैं प्लीज़ डोंट गो। पेशेंट आ रहे हैं 6-6, 7-7 बार IUI करा रहे हैं, आई डोंट गो फॉर दैट। फिर तो बेटर है कि आप तुसी IVF दा डिसीजन, यू हैव टू चूज योर सेंटर वाइजली। खर्चा क्या होता है मैम IVF का? इज इट अफोर्डेबल?
इट इज़ अफोर्डेबल। देखो आजकल लो डोज IVF भी आ गया है, लो कॉस्ट IVF आ गया है। एक नॉर्मल IVF समवेयर अराउंड 1.5 लाख में आपका हो जाता है। पर हम कितने कैंप्स लगाते रहते हैं नीडी पेशेंट्स को, वी डू हेल्प, वी डू अंडरस्टैंड। बट देखो कभी डोनर एग चाहिए या कोई मेल प्रॉब्लम है जहाँ हमें डोनर स्पर्म लेना है या इक्सी हो रही है, लेज़र हैचिंग हो रही है, वो फिर ये सारी चीज़ें एड ऑन कर देता है। मतलब समवेयर अराउंड 150 to 2 lakhs में आपका एक IVF साइकिल हो जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट अनमोल जी जो मैं सबको बताना भी चाह रही हूँ, सपोज एक IVF किया हमने, वी ट्राई टू मेक 8 से 10 एम्ब्रियो रेडी हो गए, 8 to 10 एम्ब्रियोज हो गए। तो हमने एम्ब्रियो मीन्स बच्चे, बेबीज। सो असी 8 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ लैब 'ਚ रेडी कर ले, ਅਸੀਂ अंदर सिर्फ 2 या 3 एम्ब्रियोज इंप्लांट करते हैं, बाकी ਅਸੀਂ फ्रीज़ कर देंगे। जे वो पेशेंट कोल ऑप्शन हैगी, कई पेशेंट्स कोल ऑप्शन नहीं होंगे, कईयां दे नहीं बने 8 या 7 ਬੱਚੇ, उन्होंने कोल ऑप्शन नहीं, बट 90% पेशेंट्स विल हैव इट, जिहदे विच साडे कोल सैकेंड ऑप्शन होंदी है, जिस 'ਚ सारे इंजैक्शन सारा प्रोसीजर दोबारा नहीं होंदा। कई लकी होंगे हैं जो पहली गो च IVF च कंसीव करके दे कम बैक फॉर, आई हैव सो मैनी पेशेंट्स, इवन आई एम वर्किंग, बहुत सारे अपने पंजाबी पेशेंट जो कैनेडा ने अब मेरे को रूटीनली आते इंटरनेशनल पेशेंट्स, तो असी कई किन्ने पेशेंट्स ने जिन्हों का पहला बच्चा हो गया, दे कम बैक आफ्टर 2-3 ईयर्स, अपना सैकेंड बेबी कराया, कंसीव्ड। दूसरी गल, जो पहली बार तुसी कंसीव नहीं किया IVF दे राही, सक्सैस नहीं होया, तो साडे कोल जो फ्रोजन एम्ब्रियो पए हुए, फिर थोड़ी कॉस्ट एड ऑन नहीं होंगी, तुसी डोंट हैव टू पे 1.5 लाख दोबारा सैकेंड अटैम्प्ट लैन लई, फिर असी 30-40,000 च सैकेंड अटैम्प्ट कर। वो फ्रीज आपके हॉस्पिटल में ही रहते हैं? हाँ जी 15 साल के लिए, 10 से 15 साल, वेनेवर, मतलब पेशेंट कई 2 साल बाद आते हैं, कई इवन इफ 1 महीना नेगेटिव आ गए हो, दोबारा एक बार अटैम्प्ट लेना है तो नेक्स्ट मंथ कर सकते। और ये मिथ है मैम कि आजकल बच्चे डिज़ाइन भी होने लग गए हैं कि आंखें कैसी चाहिए, बाल कैसे चाहिए, ये क्या है? ये देखो जैसा आपका एग है, जैसा आपका स्पर्म है, बच्चे वैसे ही होंगे। अब हम बोलें कि बच्चा ब्लू आइज वाला चाहिए, उसके लिए ब्लू आइज वाला फादर भी चाहिए, है ना? ये जैसे फिल्मों में ये फिल्मों में ही है। अब बोलते शाहरुख खान जैसा बच्चा चाहिए, ऐसी इंटेलिजेंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट सी इफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल फादर मदर के ऊपर ही बच्चा जाएगा, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, ये टेक्निक आने वाली है, जैसे हम रोबोटिक AI की बात करें, इन फ्यूचर आई एम श्योर ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं जिसमें हम ये सब कर पाएंगे। बट अभी तो आई थिंक स्पेशली अपने इंडिया लॉट में ये सब चीज़ें, पीपल आर सो डेस्परेट, आई थिंक इन्ना लोग बेचारे थक जाते हैं कि उन्होंने कहते बस बच्चा कर दो। मेरे को लगता है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द पेशेंट, दैट इज़ वॉट मैं अपनी प्रैक्टिस से बहुत मैं महसूस करती हूँ। आई डू इट इज़ एज यू सेड, एक फाइनेंशियल पार्ट इज सेपरेट, बट आई एम वेरी वेरी अटैच टू माई पेशेंट्स। ये मेरी एक प्रॉब्लम भी है, आई एम वेरी अटैच टू माई पेशेंट्स, आई फील द पेन, बिकॉज इन्ना पेन सह के इमोशनली बिल्कुल निराश होकर साढ़े को आते हैं। तो बट आई एम नॉट गॉड, 100% रिजल्ट इवन आई कैन नॉट गिव, बट आई डू ट्राई माई 200% की पेशेंट प्रेगनेंट हो जाए। पर मेरे को लगता है इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एट राइट प्लेस। आई लव व्हाट आई एम डूइंग, आई थिंक मैनू रब ने भेजा ही, एंड दिस ब्रिंग्स मी द बिगेस्ट हैप्पीनेस, यू नो। साढ़े पेशेंट्स जो असी ईवा बेबीज़ कहने उन्होंने, ईवा मीन्स गिविंग बर्थ, ईवा का मतलब ही है गिविंग बर्थ। सो दैट इज़ वन ऑफ माई पैशन, मीन्स जैसे भी है बस कर, भगवान जी इसको कर दो अच्छी से। कितने IVF मैम आज तक आप करवा चुके हो लोगों के? इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years टू माई प्राइवेट प्रैक्टिस, तो हमने ऑलमोस्ट 20-30,000 बेबीज डिलीवर कर दिए हैं वर्ल्ड वाइड। और सबसे यादगार यादें कौन सी हैं? यादगार बहुत केसेस होंगे अनमोल जी, वो तो आई थिंक आई हैव टू सेंड माई पेशेंट्स टू यू, बिकॉज देर आर पेशेंट्स जिन्होंने 18 साल बाद जब बच्चा हुआ, जिनके व्हेन दे क्राई, व्हेन दे फील, और मैं सबनों कहनी है कि आई हैव नॉट डन इट, एक्चुअली आई डोंट डू एनीथिंग। ये पेशेंट को भी समझना चाहिए, इट इज़ देयर डेस्टिनी, इट इज़ देयर फेथ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਐਮਬਰੀਓਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਸੀਵ, ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਪਿਟਸ हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। अल्टीमेटली हर पेशेंट जो किन्नी बार पेशेंट यू नो नंगे पैर गुरुद्वारे जाते हैं, उन्होंने बिलीफ है ना। सो आई थिंक जेड़े भी रब नूं मनदे हो, सब तो इंपॉर्टेंट है डोंट लूज फेथ। फेथ एंड पेशेंस 2 मंत्र ने प्रेगनेंसी होने लिए। पर समटाइम्स आई फील मैम कि ना जैसे NGO के रिलेटेड ही है ना, आई एम 28 राइट नाउ, तो बड़ी छोटी उम्र में भगवान ने ये कामों में दिखा दिया कि दर्द क्या होता है, बड़ा दुख है। पर मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में जाके ही इंसान को भगवान की याद आती है बड़ी डीपली, जैसे वो तब गिड़गिड़ाता है भगवान के आगे, याद करता है, पर जब वो उस दुनिया से बाहर होता है तब कोई भगवान नहीं याद रहता उसको। ये अपनी I think it is too personal because personal opinion दे दो आप अपना। मैं तो सब कुछ, my dad was very sick in COVID, जब डॉक्टरों ने, when we knew the reports and doctors ने भी, you know, because we were doctors, पता चलता सी, मैंने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, and I have seen myself miracles happening.
ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ MRI ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੱਚਵੁੱਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਐਂਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਵਰ ਆਲਸੋ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਜਬ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਹੋਪ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਯੂ ਗੋ ਗੇਨ ਬਟ अल्टीमेटली इट वॉज जस्ट पावर मैं तो पार्ट ही नहीं छड़िया सी फॉर 1-2 months मैंने आई थिंक जिंदगी में इतनी प्रे नहीं की थी जब वहाँ की एज यू सेड अब वो वाले 24 घंटे प्रे नहीं कर पाते हो बिकॉज यू हैव पर्सन यू हैव किड्स सो यू हॉस्पिटल जाना है काम करना है बट दिल च हर बार आई से थैंक यू गॉड बिकॉज लाइफ चेंजेस। पर मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ अपने लोगों को, जैसे मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आपने उसकी पावर महसूस करनी हो ना, हॉस्पिटल में चले जाओ। डॉक्टर एक बार बोलेगा जाओ जाके ये पर्ची है दवा की, दवा ले आओ। डॉक्टर फिर बोलेगा कि जाके ये दवा ले आओ। एक बार डॉक्टर बोलेगा कि भाई अब तो दुआ लाओ, कहाँ से लाते हो? पर दुआ कभी लोगों ने इकट्ठी नहीं की मैम, कभी किसी के मुंह से ये सारे अनमोल जी अपने अपने कर्म में आई थिंक दुआ कौन पेशेंट या कौन डॉक्टर, आप मुझे एक बात बताओ, कौन डॉक्टर चाहता नहीं है कि पेशेंट ठीक हो? आई थिंक एवरी डॉक्टर इन एनी फील्ड, चाहे वो मेडिसिन का डॉक्टर है, कार्डियक है, हम IVF वाले लोग, हम तो चाहते हैं पेशेंट ठीक हो। बट एज आई सेड पेशेंट दी अपने भी तो कर्म ने, पेशेंट दी अपनी भी तो डेस्टिनी है। कई बार पेशेंट कंसीव कर जाता है IVF च, ब्लीडिंग शुरू हो गई, नहीं रुकिया बच्चा, कई बार ट्यूबा च बच्चा रुक गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, IVF दे थ्रू ही। दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ IVF, मतलब नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी, IVF में भी, बट पेशेंट आके पूछता है मैडम फिर देना ही क्यों था भगवान ने? नाउ दैट आंसर वी डोंट हैव, बिल्कुल वी डोंट हैव दैट आंसर। बट ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। मैं इदा समझानी हूँ पेशेंट को, पता नहीं अगे जाके होर की प्रॉब्लम आनी सी कि बाबा जी ने इत्थे ही रोकता सारा कुछ। मैम जो बच्चे कंसीव नहीं हो पाते तो वो लोग बाद में पैसे रिफंड की डिमांड करते हैं कि बच्चा कंसीव नहीं। हम प्रॉपर एक्सप्लेन करके, देखो अगर आप ट्रांसपेरेंट चल रहे हो, फेयर चल रहे हो, हमने तो कभी बोला ही नहीं 100% आप बच्चा होने ही वाला IVF के थ्रू। वी टेक प्रॉपर कंसेंट्स, प्रॉपर देखो वर्ल्ड वाइड आई हैव, मैं सिंगापुर तो अपनी फेलोशिप की है NUH हॉस्पिटल तो IVF की, एंड वर्ल्ड वाइड IVF द सक्सेस रेट इज 50 to 60%। कोई भी सेंटर इंडिया की अब्रॉड भी गारंटी दे ही नहीं सकता तुसी प्रेगनेंट होना चाहिए। बट पेशेंट ਨੂੰ ਬਹੁਤ, आई थिंक पेशेंट हैज़ टू बी वेरी इंटैलीजेंट इनफ कि ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੈਬ ਉੱਥੇ ਹੀ IVF ਦੀ, ਐਗ ਪਿਕਅਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਦ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਯੂ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਬਟ ਇਫ ਦੇ ਸੇ ਕਿ गारंटी दे दो, देयर इज नो गारंटी। गारंटी ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਿਥਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ IVF ਦੇ ਜੋ ਮਿਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿਥ ਟਵਿਨ ਬੇਬੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਐਮਬ੍ਰਿਓਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 to 30% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਟਵਿਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਮਿਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ, तो ऐदा भी नहीं है। देखो जिहदे कोल कोई फैमिली हिस्टरी है जुड़वा बच्चे दी, वो जरूरी नहीं है कि ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ IVF ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਟ ਯੈਸ 20-30% केसेस ट्विंस दे IVF थ्रू है। लड़का होगा कि लड़की, ये भी आप लोगों के हाथ में होता है? I don't want to comment because वैसे होता है, मतलब वैसे एथिकली डॉक्टर्स करते नहीं। पूरे करियर दी मैं एक शेयर करना चाहनी हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पेशेंट, विल नॉट नेम द पेशेंट। पहली बार मेरे कोल एक पेशेंट आया, मेरे को 2 मुंडे है, आई हैव कम फॉर अ बेटी। मैं तक उठ के उन्होंने, मैंने कहा ओ माई गॉड, फर्स्ट मैंने कहा यू वुड बी माई पहला ते लास्ट पेशेंट जो 2 मुंडिया तो बाद एक कुड़ी। एंड इमेजिन ਉਹਦੇ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਨਸਥੈਟਿਸਟ ਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਅਲਾउड, इट इज़ लीगली नॉट अलाउड। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ IVF 'ਚ 100% ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਲੀਗਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬॉय ਹੈ ਕਿ गर्ल है। अच्छा, इधर के केस आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें लड़का चाहिए, डेली एजुकेटेड अनएजुकेटेड, बट ये अपनी एथिक्स ने अपना लॉ, इंडिया लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम कोई भी इदा दी, मतलब आई एम श्योर नोबडी इज़ प्रैक्टिसिंग। अब हम बात कर सकते हैं मैम हार्मोनल चेंज के बारे में। तो वुमेन्स में जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं? हम मीनोपॉज की बात कर रहे हैं जी। सो आजकल जैसे मैंने आपको बताया पीरियड्स आ बहुत जल्दी रहे हैं, जैसे मिनार्की जिसको बोलते हैं, अब 10 years 11 years 5th 6th के बच्चों को, उसी तरह मीनोपॉज जो पहले, वैसे एवरेज एज क्या है मैम? एवरेज एज अर्लियर यूज्ड टू बी 15-16 years। Okay, अब हम देख रहे हैं, अब स्कूल में आप देखो 6th standard onwards 10-11 के बच्चे, कई बार तो 9 year old also walk in with periods। इसका रीजन? पोल्यूशन, लाइफस्टाइल चेंजेस,
ठीक है। हर प्योरिटी की बात करें, कितना दूध प्योर आ रहा है आपके घर में, क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑल दीज थिंग्स। ऐसा तो नहीं बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है, जो स्क्रीन टाइम है, फ़ोन है, सोशल मीडिया, इसकी वजह से फ़र्क तो पड़ता है, बट कैसे आजकल तो आप देखो, छोटा सा बच्चा है, उसको मदर ने खाना भी खिलाना है तो फ़ोन हाथ में है। ये तो स्क्रीन टाइम डेफिनेटली आइज़ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। तो इसके लिए गायनी डॉक्टर को मिलना चाहिए डेफिनेटली। अगर क्या इलाज होता है मैम? देखो, बच्चे अभी ग्रोथ स्पर्ट पे होते हैं। अगर हम अर्ली मेंसेस की बात कर रहे हैं, हम हार्मोन्स पे नहीं डालते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी हाइट रुक जाती है। सो उनकी बाकी सप्लीमेंटेशन देखते हैं, जैसे कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, या जो भी उनमें अनीमिया, कई बार खून बहुत कम हो जाता है, 8-9 ग्राम्स खून है तो उनका ब्लड कोई आयरन की टैबलेट डालनी है, कोई सिरप डालना है आयरन का, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हम मीनोपॉज की अगर बात करें, लेट, जैसे मेनार्की जल्दी हो रही है, पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, मीनोपॉज भी बहुत जल्दी आ रहा है लोगों को। पहले जो हमारी मदर्स या नानी को आता था 50, 48, 50 पे, अब हम देख रहे हैं 41, 42 में लेडीज़ आर कमिंग विद मीनोपॉज। तो मीनोपॉज में 2-3 चीज़ों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड वांट टू से, कि अपना इतना देखो, हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप च पैप्समेयर जरूर कराओ, ताकि थोड़ा जो सर्वाइकल कैंसर है वो जल्दी डायग्नोस हो। सो हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਪਸਮੀਅਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਮੰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫॉर एवरी लेडी, कि अपना पैप्समेयर कराना है, अपना ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी, ये सारे ब्लड टेस्ट ते अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप एक बेसिक सी लिस्ट बता दो सारी प्लीज, एक करके, जो ऑडियंस करवाना चाहती है अपने बेसिक से हेल्थ। देखो आजकल सारे लैब्स को अच्छा हेल्थ पैनल चेकअप है। सो बेसिक व्हाट आई वुड सजेस्ट, थायराइड, प्रोलैक्टिन, विटामिन डी, CBC, जो हीमोग्लोबिन वगैरह देखो, पैप्समेयर जरूर साल 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕੋਈ PCOD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अर्ਲੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ओल्ड लेडीज़ ने, बुजुर्ग औरतां ने 6-6 महीने पीरियड नहीं आया, उस तो बाद पीरियड आ गया, फिर 2 महीने आया, फिर नहीं आया, जो अगे जाके इदां भी हो रहा, ये भी ठीक नहीं है। या किसी नू इंटरकोर्स दे वल टाइम ब्लीडिंग हो रही है, ये सारा कुछ कैंसर दे वल सानू वो कर रहा है, तो सानू चैकअप जरूर कराना चाहिए, टेस्ट जरूर कराने चाहिए। स्ट्रेस का क्या रोल है मैम वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर? स्ट्रेस बहुत, मेंटल हेल्थ तो इज़ एवरीथिंग। स्ट्रेस अगर हम लेडी में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्ट्रेस इनफैक्ट पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है, इरेगुलर साइकिल शुरू हो जाता है कई बार वर्किंग क्लास में, स्पेशली जो बॉस ने डांट दिया, आज वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिफोर वी गो टू थायराइड एंड प्रोलैक्टिन और बाकी ब्लड टेस्ट, अगर किसी लेडी को इरेगुलर साइकिल है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो पूछती हूँ, कोई स्ट्रेस है, स्पेशली जैसे हम पहले बात कर रहे थे एग्जाम स्ट्रेस, लड़कियों को कॉलेज का कोई एडमिशन, अपनी कोई करियर का बहुत तो स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं आजकल वुमेन हेल्थ में। तो कैसे कैसे केस आते हैं मैम आपके पास? कोई ऐसा स्ट्रेस बताओ जो सुन के आप शॉक हो गए हो कि इस स्ट्रेस का मैं क्या करूँ? मेरे को तो अनमोल जी, मोस्टली स्ट्रेसफुल पेशेंट्स आर माई इनफर्टाइल पेशेंट्स। सो बेसिकली आई डू इनफर्टिलिटी मोर, मैं IVF ज़्यादा करती हूँ, आई डू गायनी एंड ऑब्स ऑल्सो, बट तो मेरा स्ट्रेसफुल पार्ट इज़ इनफर्टिलिटी। आपके हिसाब से चाइल्ड बियर करने की राइट एज क्या है? इट इज़ वेरी पर्सनल। अब हम बोलें कि किसी को 21 पे, अब मेरे पास पेशेंट है एक एंटीनेटल 21 पे भी चल रही हैं, है ना, एंड 38 भी चल रही हैं, 48 भी किया है बिफोर द लॉ। तो हम मीनोपॉजल लेडीज़ में भी दे यूज टू कम, एंड लेट प्रेगनेंसीज भी देखी हैं मीनोपॉज में भी। सो राइट, इट इज़ पर्सनल ऑप्शन, बट जे इफ़ यू आर रेडी अपनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 23 to 35, तो फेयर इनफ चांसेस हैं आपकी, अगर सारा कुछ ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए। बट अगर आप 35 क्रॉस कर रहे हैं, नॉट प्लानिंग अ बेबी, एज वी आज पहला डिस्कस की थी, प्लीज़ अपना एग या सीमन या फिर एम्ब्रियो बेबी फ्रीज करा के चलो। लड़कों की प्रॉब्लम्स में मास्टरबेशन से बढ़ती है, इनके काउंट कम होते हैं? काउंट कम होता है डेफिनेटली, उनको बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमने देखा है, जो रिपीटेड मास्टरबेशंस कर रहे हैं, या आई थिंक एंजाइटी इश्यूज बहुत आ जाते हैं ऐसे बॉयज़ को, जो देन दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कॉन्टैक्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आती है, फिर ये सारा कुछ पाइल अप होकर इनफर्टिलिटी कॉज करता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल को कैसे देखते हो मैम आजकल आप? मॉडर्न लाइफस्टाइल आई वुड से कि एवरीबody शुड बी फिट, सब तो इंपॉर्टेंट। देखो हर बंदा चाहता है फिट होना, बट पार्टी एंड ऑल एवरी सैटरडे नाइट, नॉट एवरी सैटरडे नाइट। देखो लाइफ इज, तुसी दुनिया चाहो तुसी डेफिनेटली सैलीब्रेट भी करोगे, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बैलेंस, आई थिंक बैलेंस इज द की। ਤੁਸੀਂ बैलेंस 'ਚ ਚੱਲੋ ਤੇ एवरीथिंग इज गुड, बट जे ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਰ सैटरडे पार्टी कर रहे हैं तो हर हर वीक साडी पार्टीज ही हो रही हैं, दैट इज बैड। दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। मेनोपॉज की तो हमने बात कर ही ली है, उसका नेक्स्ट पॉइंट था, और आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं?
जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कस करना? क्योंकि मेरा ये पॉडकास्ट मेनली था कि लोगों को घर बैठे ये टॉपिक के ऊपर चाहे वो डॉक्टर के पास जाके बात करें ना करें, पर आपकी बातों से बहुत कुछ समझ जाएं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक तो 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, स्पेशली इन IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में। सबसे पहले पेशेंट्स को लगता है बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, एब्सोल्युटली पेनलेस। जितना अपना डायबिटिक मरीज इंसुलिन सिरिंज ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪੇਟ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ हैं। जब ਅਸੀਂ बेबी ट्रांसफ़र करते हैं, यू कैन सी ऑन अल्ट्रासाउंड मशीन कि कितना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोसेस होता क्या मैम? जैसे स्पर्म्स लिए, स्पर्म लिया, एग लिया, 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਨ ਦ ਐਗ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ, ਜਦ ਐਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸੀਮਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, IVF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ICSI ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ICSI ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ 2 ਟੈਕਨੀਕਸ। IVF 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ICSI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗ, ICSI ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨੀਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਗ ਇੱਕ ਸਪਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ IVF ਕੀ ਹੈ, ICSI ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ IVF ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ICSI ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਟਰ ਨੇ। डेली रूटीन के लिए कोई आप सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सजेस्ट कर सकते हो लेडीज़ को? डिपेंड, जैसा अब CBC कराया, हीमोग्लोबिन वगैरह लो है तो आयरन टैबलेट्स, कोएंजाइम Q10 इंपॉर्टेंट है, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। मैं सब कहती नारियल पानी पियो, रिच ऑफ फुल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स, चीज़ वगैरह, एग। नॉन वेजिटेरियन डाइट्स लिए इन्ना प्रॉब्लम नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटीन पूरा हो गया, बट वेजिटेरियंस ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोटीन पूरा करिए। सो आई थिंक अ हेल्दी लाइफ ऑप्शन, जंक ना खाओ। मैकडोनल्ड्स, KFC, मैकडोनल्ड्स इज ऑल फ्रोजन फूड, सारा फैट फूड है, बच्चे भी वही खा रहे हैं। आई थिंक पेरेंट्स ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेरेंट्स ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ पेरेंट्स ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ आई थिंक इफ द पेरेंट्स आर फिट, द किड फ़र्क पहनता है। मेरी मदर बताते होते हैं, मेरे जैसे मासी बताते हैं, कहते जब तेरे को छोटे होते तू जब हुआ ना, तो तेरी मदर को जब ठंड लगनी तेरे को भी उसने कपड़े डलवा देने, जब मदर को गर्मी लगनी तो तेरे को। बिल्कुल ठीक है। देखो फिर बिल्कुल ठीक, हुण जब न्यूबॉर्न होता है वो आके पूछते हैं मैडम किन्ने कपड़े पाइए। मैं कहा जो मदर को ठंड लग रही है एक लेयर ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। हम गर्मी है, AC नहीं चलाते रूम से, कई बार पेशेंट के रूम से जाइए, नहीं बच्चे को ठंड लग जाएगी, ऐसे नहीं है। सो इट इज़ राइट, जो मदर फील कर रही है वही बेबी फील कर रहा है। हम कैंगरू केयर करते हैं बच्चे को, बिल्कुल जब न्यूबॉर्न होता है उसको मदर की छाती पर लगाते हैं, ये सब चीज़ें, बिकॉज मदरली इंस्टिंक्ट ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਦਰ ਦਾ ਲਵ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਦਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ, सोना है, खाना है, सुसु पॉटी, है ना, रोना, और बच्चे ने सोना नहीं है। सो द मदर उस टाइम मदर ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਿਚਸ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮਦਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਦ ਮਦਰ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਮਿਲਣ ਫਸਟ 40, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, 40 ਡੇਜ਼ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਡੀ ਇਜ਼ ਰੈਸਟਿੰਗ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾਨ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਡਵਾइस है जब बच्चा सो रहा है माँ भी सो जाए। आई तो टेल दैट, मैं कहा बच्चा सो रहा है आप भी सो जाओ, मत देखो कौन है आसपास। बिल्कुल अच्छी बात है मैम। ये मेरे सारे सवाल तो ख़त्म हो गए मैम। आप कुछ अगर और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि एक तो हिंदी में मेरा हार्ट टाइट है और मेरा पंजाबी में, ऊपर से मुझे इस पॉडकास्ट की ना सारी रिटर्न तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि वैसे so nice of you. I think I would appreciate जो आप एक आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है। मैं वैसे भी आपको फॉलो करती हूँ, एंड so many of my friends when I told मैं आज अनमोल जी के शो पे जा रही हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग टू मच, टू गुड फॉर द सोसाइटी। आप ऐसे चीज़ें टच कर रहे हो जो लोग बोलते हुए डरते हैं मीडिया पे। सो आई थिंक बीइंग अ डॉक्टर आप बोल रहे हो, मेरे को डाउट हो रहा है कि आप किस एंगल में बोल रहे हो क्योंकि ना मैम हमेशा ना कभी भी किसी ने, जिसने मेरे को सोशल मीडिया पे देखा ना, उसने मेरे को इन पर्सन नहीं देखा। मैं भी एक इंसान हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, हो सकता है कई बार मेरी बोली बातें थोड़ी सी चुभ जाती हैं, पर बीइंग अ यंगस्टर मेरे को नहीं पता लगता कई बार कि मैं कैसे करूँ। सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ और मैं फुल लाइफ करना चाहता हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ते, मतलब मेरे को परमात्मा की ऐसी सिचुएशन मिली है, मेरे घर वाले अच्छे हैं, अच्छा फाइनेंशियल सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक सांस एक एक टाइम सेवा पे जाए।
उसके लिए डॉक्टर्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ या मैं कोई ऑपोजिशन नहीं हूँ कि मुझे लड़ना ही है और बुरा ही बोलना है। अब बीइंग अ पॉडकास्टर मैं खुद डॉक्टर्स को रीच कर रहा हूँ कि मैं आपकी नॉलेज से ना ऑडियंस को घर बैठे, अगर वही मैम हम 1 घंटा बैठ के चुगलियाँ कर लेते, किसी के बारे में बुरा बोल लेते, वो भी चलना था। पर जो मैंने आपसे नॉलेज शेयर की, ये मेरी सिस्टर के लिए भी है, मेरी मदर के लिए भी है, शायद और आपके लिए भी है, जल्दी शादी जल्दी बच्चा। मैं बिल्कुल इसके बाद ऑफ कैमरा आपसे कुछ बातें मैं भी पूछूंगा। और आप हमारे शो पे आए, कोई और टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं जो आपको लगता है ज़रूरत है आज के समाज में? आई थिंक वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड वुमेन को अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यू नो, माई हस्बैंड हैज़ टॉट मी वन थिंग, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, तभी वर्ल्ड आपको लव कर। ही टॉट मी डे 1 पे। So that is what I take it and I tell my patients also कि start loving yourself। अपनी हेल्थ को कुछ भी, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा भी आपको लगता है ना ठीक नहीं है, इग्नोर नहीं करो। जैसे हम कार्डियक पेशेंट्स देखते हैं या कैंसर पेशेंट्स देखते हैं, आपको कोई बॉडी बताती है, आपको फीवर हुआ, आपको पता चला ना आपको वायरल इन्फेक्शन है या यूटीआई है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। सिमिलरली अगर कुछ भी हेल्थ, जैसे पीरियड ज़्यादा आ गए, कम आ गए, नहीं आ रहे, बच्चा नहीं हो रहा, मीट योर गायनेक। और एक मतलब स्पेशली फॉर पीपल जो अभी भी दाइयों के उसमें कितनी हमारे आई मीन अथॉरिटीज़ भी इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप घर पे डिलीवरी कर रहे हैं, आप बच्चे को, माँ को रिस्क पे लेके आ रहे हैं। कई बार ब्रीच डिलीवरी होती है, बच्चा उल्टा होता है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, होना ही सिजेरियन है। तो आप लास्ट मोमेंट पे जब भाग रहे हो एम्बुलेंस लेके, आप मोर्टालिटी रेट हाई कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कितनी इनिशिएटिव ले ली। अब तो वो सिस्टर्स भी जा के गांव में ANM GNM जाती हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगा, वैक्सीनेशन लगी कि नहीं। दूसरा सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, ये तो मैं ज़रूर एम्फोसाइज करना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। इनफैक्ट 9 ईयर से लगा सकते हो आप, 9 to 45 विंडो है, 9 to 12 सिर्फ 2 डोजेज़ लगती है, 12 के बाद 3 डोजेज़ लगती है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये कहाँ से लग सकती है मैम? किसी भी हॉस्पिटल, पेडियाट्रिशियंस भी लगाते हैं। अगर आप पेडियाट्रिक एज ग्रुप में है, जैसे 9 से 14 साल का, तो पेडियाट्रिशियन पे भी लगा सकता है, हमारे पास भी आ सकता है, गायनी के पास भी आ सकता है। इससे क्या अवॉइड हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर। बस आजकल केस बहुत बढ़ रहे हैं हमारे पास भी। मतलब अगर हमारे पास रोज 50 पेशेंट्स हैं तो 10 पेशेंट्स सर्वाइकल कैंसर के हैं। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। मैं क्या आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बीइंग अ पॉडकास्टर एंड बीइंग अ सोशल वर्कर, कि मेरे को पता है कि हर किसी की मजबूरी है, इतने बड़े हॉस्पिटल्स चलाने, सारे खर्चे होते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल मेरे कहने पे किसी पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट करो, पर आप हमारे पॉडकास्ट के लिए हमें टाइम जरूर देते रहना, सो दैट इसके जरिए ना जो डेफिनेटली। एंड आई वुड से इफ देयर इज अ नीडी पेशेंट, आई हैव डन 2-3 IVF केसेस जो बिल्कुल ही लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वी हैव एक्चुअली नॉट चार्ज देम एनीथिंग, जस्ट मेडिसिन की कॉस्ट। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कि इस पॉडकास्ट में हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे देश में जो ज़रूरतमंद लोग या गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। और जो ये वॉल्यूम है, मतलब मैं यहाँ पर एज अ पॉडकास्टर बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ बीइंग अ सोशल वर्कर, क्योंकि मैम हम ग्राउंड पे पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात वीडियो में बोलता हूँ कि ना, समाज में ना डॉक्टर्स के बिना सर सकता है, ना पेशेंट्स के बिना सर सकता है। इट इज टू वे। इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, पर इसके बीच में ना कोई बैलेंस करने वाला है नहीं। जैसे हाँ, नहीं मैं तो कोशिश करता हूँ मैम, मैं जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे खुद कॉन्टैक्ट करता हूँ कि मैं वो बात नहीं करूँगा जो नाजायज़ है। अब मैं जैसे आपको बोलूँ मैम, आप हफ्ते में 2 दिन मेरी OPD में आके पेशेंट्स देखते रहो, वो गलत है ना। आप अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हो, जायज़ रेट पे कर रहे हो, अच्छी बात है। पर मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक नॉलेज, एक ट्रू नॉलेज शेयर होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, हम एटलीस्ट वो करते रहें। जैसे हम अभी अपनी NGO का ऑफिस बना रहे हैं, एक OPD सेंटर बना रहे हैं, तो उसमें हम एक गाइडेंस सेंटर ही खोल रहे हैं बड़ा, क्योंकि बहुत लोग मैम गाइडेंस ना होने की वजह से या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने की वजह से ख़राब हो रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं हो पा रहा कि हमने कहाँ जाना है। अच्छे डॉक्टर्स हैं, पर अच्छे डॉक्टर्स ओपनली सब कुछ नहीं बोल सकते कैमरे के आगे, क्योंकि उनकी भी एसोसिएशन है, बहुत बड़ा मेडिकल स्ट्रक्चर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी रेगुलरली, जैसे अब इस पॉडकास्ट में आपने बोल दिया कि आपके पास भी अगर 2-3 पेशेंट्स हुए दे देना, पर हमारे पास 2-300 नहीं, हमारे पास 2-3 हज़ार पेशेंट्स हैं, सबका आपसे ट्रीटमेंट करवाना। आई थिंक यू आर डूइंग गुड वर्क। सिमिलरली जितना हमारे मैं नहीं कह सकती मैं सब पेशेंट्स को IVF फ्री कर सकते हैं या कुछ, बट एज जितना मैक्सिमम कैपेसिटी में, इफ देयर इज अ नीडी पेशेंट, आई वुड लव टू हेल्प। आप गाइड करते रहे मैम हमें, सो दैट हम, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ दोनों बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमें 2 सुन नहीं रहे, हज़ारों लाखों लोग सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ जो उनके सवाल होंगे वो भी इस पॉडकास्ट में वो कमेंट करेंगे, और आप दोबारा फिर आके हमें गाइड कीजिए कि लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं। जो भी मेरे सवाल थे, जो मेरे से हुआ, मैंने सब पूछा आपसे, पर फिर भी नेक्स्ट टाइम जो लोगों के सवाल हुए वो इस पॉडकास्ट में कमेंट करेंगे, फिर हम दोबारा ये पॉडकास्ट प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। बीइंग अ डॉक्टर आपका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। सोसाइटी में आपको दूसरा भगवान कहा जाता है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। मैंने एक सेकंड डॉक्टर के साथ ये पॉडकास्ट किया है,
पहले मैं डरता था, मैं सोचता था कि यार अगर मैं डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट करूंगा, जो पेशेंट्स इनसे ख़राब हो गए वो मुझे गालियाँ निकालेंगे कि पैसे लेके बिठा दिया। तो फिर मैंने सोचा नहीं, लोग तो बोलते रहेंगे, तो मैं अपना कर्म करूँ। तो मुझे आज सच में दिल से 150 पॉडकास्ट के बाद आज एक ऐसा लगा कि मैंने कोई वर्थफुल पॉडकास्ट किया। I am also following your page. You're doing a wonderful work and keep doing it. And ਇਹਦਾ नेकी दा फल तो ज़रूर मिलना है। मेरे को फल मैम यही मिला हुआ है कि देखो मैं सांस ले रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, एसी की हवा ले रहा हूँ, गाड़ी है, कपड़े हैं, घड़ी है, सब कुछ है, यही है। और कंटेंटेड, दैट इज व्हाट। कोई बड़ा मैंने नहीं सोचा कि मेरा दुनिया में नाम हो या मेरे पास कोई 5 करोड़ वाली गाड़ी हो। आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट मेरे को लगता है जो मेरे पास मैम है ना। बहुत यंग एज में आप बहुत कंटेंटेड हैं, दैट इज सो गुड टू हियर। जो आजकल यूथ में हम सुनते ही नहीं है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। एक्चुअली ना आज मैं सुबह सोच रहा था मैम, मैं सोच रहा था कि अगर मैं रोज़ एक एक चीज़ लिख के भगवान का शुक्रिया करूँ ना, एक चीज़ जो मेरे पास बाकियों से ज़्यादा है, तो हज़ारों साल लग जाएंगे मैम। मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कितना कुछ, हज़ारों साल निकल जाएंगे। जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए कितना कुछ है। एग्जैक्टली आप सारा दिन आंखें नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। अब जैसे किसी के पास, किसी की वाइफ बीमार है, उसके पास मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं। वी आर सो ब्लेस्ड। स्पेशली कैंसर, इट इज़, आप देखो कितना ज़्यादा है। एंड कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स और रॉकेट वो है साइंस, जितना मर्जी अब बजट में भी आ गया। आपने देखा बजट में भी कैंसर ड्रग्स की उन्होंने कम किए प्राइसेस, विच इज़ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। एटलीस्ट दे आर थिंकिंग कि आम आदमी जो कैंसर का मरीज है वो कहाँ से इतने ड्रग्स, कहाँ से इतना पैसा लाए। नले मैम मेरे को लगता है कि सोसाइटी हमारी है, इस सोसाइटी में ना प्रॉब्लम्स हाईलाइट की करने की वजह से ना टेबल टॉक पे सॉल्व की जाए। कि जैसे मेरे को अगर कोई आपसे प्रॉब्लम है मैम ये हम कैसे सोल्यूशन करें फेस टू फेस। ये नहीं कि मैं आपको बुरा बोलता रहूँ, आप मेरे को बुरा, वो तो फिर व्यूज़ हो गए सोशल मीडिया पे ना, अंदर से इकट्ठे हैं, ऊपर से लड़ रहे हैं कि सोशल मीडिया हाइप। पर मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू डॉक्टर शिवानी। और मैं ऑडियंस का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि एक तो मैं अपनी हिंदी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ बोली लैंग्वेज पंजाबी है। तो मेरे को था कि ऑडियंस ज़्यादा तक ये रीच करे और जितना पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोगों को एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी नॉलेज शेयर कर सकें, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैंने मैम को रिक्वेस्ट कर दिया कि दोबारा फिर इस पॉडकास्ट शो में हम लोगों के सवाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट करके। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप मैम से क्या पूछना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सो दैट हम अगली बार फिर वो मैम को शो पे ला के आपके सवाल पूछेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया।